तो प्री मेडिकल टेस्ट का एग्ज़ाम मैंने 12 के साथ में दिया और 12 के साथ में जब मैंने प्री मेडिकल पीएमटी दिया तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में वेटरनरी में हुआ। वेटरनरी में सिलेक्शन मेरा हुआ तो मुझे क्या है, ख्वाहिश थी एमबीबीएस की। मेरा नाम डॉक्टर लारेब एजाज है। मेरे फादर का नाम प्रोफेसर एजाज सर। बेसिकली हम लोग लखनऊ से हैं। मेरे फादर सन 1963 में यहाँ पर आए थे। संघर्ष मेरे फादर्स के टाइम से ही जो है चालू हो जाता है। वो यहाँ पर जब आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, उनको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिला। उसके बाद हम लोग जो है यहीं के बुरहानपुर के पैदावार हैं। मेरा बचपन बहुत ज्यादा संघर्ष में नहीं बीता, क्योंकि क्या है कि फादर की एक अच्छी जॉब थी और जब मैंने आंख खोला तो मामला हरा भरा ही पाया। लेकिन हाँ, मेरी एजुकेशन, क्योंकि क्या है भाई बहन ज़्यादा थे तो एजुकेशन मेरी हिंदी मीडियम से हुई। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भारत मैदान स्कूल से हुई, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरी प्राइमरी एजुकेशन भारत मैदान मेन हिंदी प्राथमिक शाला 2 जो गवर्नमेंट की स्कूल थी। लेकिन वहीं से, क्योंकि बेस वहीं से मिलता है बच्चों को, तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला। मेरा बेस वहीं से क्लियर हुआ। वहाँ पर मुझे एक मैडम थी, मैं इतना इंस्पायर हूँ उनसे आज तक कि वो मैडम का जो ख्याल मुझे आज तक आता है कि वो जब हमें कविताएं सुनाती थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था। जैसे बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, चल रे मट के टमक टू। तो वो जो कहानियाँ होती थी उससे बड़े ही प्रेरणा मिलती थी और कुछ सीखने को मिलता था। और जो याद किया वो आज तक दिमाग में, जहन में भरा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़े, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हकीमिया स्कूल से हमने पढ़े। हायर सेकेंडरी हकीमिया स्कूल से। पढ़ाई में हम लोग अच्छे थे, क्योंकि क्या है कि हमारा जो परिवार था वो एजुकेशन का ही खाता था और मेरे फादर प्रोफेसर थे। तो पढ़ाई में हम लोग जितने भाई बहन थे सब अच्छे रहे और एवरेज से ज़्यादा ही रहे। अबव 70% के ऊपर हम लोग को मिले। जब 10th क्लास में हम लोग आए, जब मैं 10th क्लास में आया तो वहाँ से मेरा एक टर्निंग पॉइंट जो है लाइफ में आया कि क्या करना है, लाइफ में क्या करना है। तो मेरे जो फादर थे वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं और सर्जन बनूं, और मेरे भी मन में ये था कि मैं भी एक अच्छा डॉक्टर बनूं। लेकिन मेरी कुछ जो रुचियां थी वो दूसरी तरफ थी। जो मेरी तमन्ना थी या मेरे जो इंटरेस्ट था वो सिंगिंग में था, एक्टिंग में था, इन सब चीज़ों में था। पढ़ाई में था ही, लेकिन मैं चाहता था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनूं, बहुत अच्छा सिंगर बनूं। और मेरे अंदर थोड़ा सा उसमें उसके गट्स भी थे, उस तरीके से मैं सोचता भी था। लेकिन फादर चाहते थे कि डॉक्टर बने। तो ठीक है, मैंने भी उनकी ख्वाहिश, यानी बच्चे की ख्वाहिश, मैंने उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ा। 10+2 का ज़माना था। 10+2 उस ज़माने में 1 या 2 साल हुआ था आए हुए, तो हमें समझ में भी नहीं आ रहा था कि 12th नया नया था। पहले क्या 11th था, उसके बाद 12th आया, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ठीक है, कॉमन था। 10th क्लास में सारे सब्जेक्ट थे, हम लोग ने वो किया और आगे बढ़े। अब हायर सेकेंडरी में काफ़ी अच्छा परसेंटेज हुआ और अच्छे परसेंटेज से हम लोग पास हुए। और मेरे फादर ने उसमें मुझे इनाम भी दिया है कि चलो भाई, अच्छे परसेंटेज से आपने 12th क्लास पास किया है, अब बेटा यहाँ से तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है। और मेरा भी टर्निंग पॉइंट यहाँ से आया। तो उस टाइम पर 89-90 की बात है, पीएमटी हुआ करती थी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो प्री मेडिकल टेस्ट का एग्ज़ाम मैंने 12 के साथ में दिया और 12 के साथ में जब मैंने प्री मेडिकल पीएमटी दिया तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन फर्स्ट टाइम में वेटरनरी में हुआ। वेटरनरी में सिलेक्शन मेरा हुआ तो मुझे क्या है, ख्वाहिश थी एमबीबीएस की।
तो वेटरनरी में सिलेक्शन होने के बाद मैं वेटरनरी ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा ठीक है और मेहनत करेंगे तो वेटरनरी के बाद हो सकता है एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट ईयर मैंने फिर जो है और पीएमटी का एग्जाम फाइट किया। उसमें फिर मुझे जो है आयुर्वेदिक में हुआ। आयुर्वेदिक में होने के बाद फिर मैं आयुर्वेदिक में भी नहीं गया। मैंने कहा नहीं, एमबीबीएस में ही हमको जाना है। और मैं साथ में बीएससी भी करता रहा। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी आया, मैंने पीएमटी दिया। लेकिन थर्ड ईयर में जब आने के बाद मैंने पीएमटी दिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ना ही जो है वेटरनरी में हुआ, ना ही आयुर्वेदिक में हुआ। फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, एक साल ड्रॉप लेते हैं। फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद वहाँ पर उस टाइम बुरहानपुर में कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह नहीं थी। सोनू कोचिंग क्लासेस जो अपने आनंद भैया की है, चौकसी जी की, वो स्टार्ट हो रही थी, मुझे याद है। और इंदौर में अभ्यंकर और खरे इंस्टीट्यूट हुआ करते, लेकिन उनकी कोई शाख, उनकी कोई ब्रांच बुरहानपुर में नहीं थी। तो अब क्या था कि वहाँ जाके फिर वहाँ पर रहना खाना, तो वो कैसा है कि वो सूट नहीं हुआ। तो मैंने घर पे ही ड्रॉप लेके स्टडी किया और फिर एग्जाम दिया, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मेरे जो है 12 के बाद बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल और साथ में बीएससी हो गया। बीएससी भी अच्छे नंबर से हुआ, लेकिन उसके बाद 1 साल ड्रॉप लिया मैंने, तो वो साल मेरा बेकार गया। मैंने कहा यार क्या करना। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर जो है वो एमएससी केमिस्ट्री में चालू हुआ था, सैफी गोल्डन जुबली कादरिया कॉलेज। तो मैंने उसका फॉर्म भर दिया था। तो एमएससी प्रीवियस मैंने वो कर लिया था, लेकिन मैंने मतलब साल बचा लिया। चलो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब क्या करें, क्योंकि मैंने 2 चांस गवा दिया, वेटरनरी का भी और आयुर्वेदिक का भी। 2 चांस गवाने के बाद मैंने कहा यार अब तो एमबीबीएस में भी नहीं है, अब एज भी बढ़ रही है और अपने को एमबीबीएस करना था, डॉक्टर बनना था, उसके बाद एमएस करना था। पिताजी की भी ख्वाहिश थी, मेरी भी ख्वाहिश थी। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें किस्मत के ऊपर डिपेंड करती है, लक के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरा लक नहीं था शायद। तो फिर क्या हुआ, फादर ने मुझे बोला कि यार बेटा बीओएमएस में एडमिशन ले लो, डॉक्टर तो बनना है। और बीओएमएस मेरे इंटरेस्ट का बिल्कुल नहीं था कि मैं बीओएमएस में जाऊं। बीओएमएस आप समझते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं बेटा, अब क्या है कि वक्त काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो मैंने बीओएमएस में एडमिशन लिया, बीओएमएस में पढ़ा। फिर उसके बाद जो है वो 5 साल का कोर्स था, अच्छे से रहा, बढ़िया रहा। वहाँ पर जितनी एक्टिविटीज़ थी उसमें भी आगे रहा, उसमें अदर एक्टिविटीज़ में भी रहा, पढ़ाई में भी आगे रहा। जैसे तैसे 5 साल बीते। 5 साल के बाद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है ये एक बार फिर आया। एक टर्निंग पॉइंट मेरा 12 के बाद आया था। एक टर्निंग पॉइंट मेरा जो आया वो बीओएमएस कंप्लीट करने के बाद कि अब इंटर्नशिप कहाँ किया जाए और इसके बाद क्या किया जाए। तो मैंने इंटर्नशिप के लिए मैं बॉम्बे गया। मैंने कहा बॉम्बे में इंटर्नशिप एनओसी वगैरह लिया, बॉम्बे गया वहाँ पर। तो वहाँ पर जब मैंने इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में इंटर्नशिप के बाद जब जॉब किया, आरएमओ शिफ्ट किया, तो वहाँ पर मुझे बड़ा हर्ट होता था कि जब हॉस्पिटल में जाते थे और इंटरव्यू के लिए हम लोग जाते थे तो वहाँ पर ये कहते थे, क्योंकि क्या एलोपैथी और यूनानी में बहुत फर्क है, और एलोपैथी डॉक्टर जो है यूनानी को कुछ नहीं समझते। तो वो ये कहते थे कि बीओएमएस क्या है, ये बीओएमएस क्या है। तो हम बताते थे बीओएमएस ये है, जबकि उनको सबको मालूम है कि सीसीआईएम की तरफ से 4 पैथी जो है वो अप्रूव्ड है, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी। लेकिन वो हमसे क्वेश्चन करते थे यूनानी क्या, ये क्या चीज़ है, मतलब एक डिप्रेस करने के हिसाब से वो कहते थे। तो वहाँ पर हमको ऐसा लगता था कि यार यूनानी करके बीओएमएस करके हमने गलत किया है, यार हमें ये रिस्पेक्ट नहीं देते। और आज भी हम देखते हैं कि वहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देते। लेकिन मैंने जब ये देखा कि मैंने ठाना कि क्यों नहीं दे रहे रिस्पेक्ट, यूनानी डॉक्टर्स को, बीओएमएस को क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उस पर ये मैंने फील किया है कि हम लोगों के पास खुद नॉलेज नहीं है। तो वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे प्रैक्टिकल मेक्स परफेक्ट, तो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे पास नहीं है। तो वहाँ पर मैंने क्या करा कि इतना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया प्रैक्टिकली कि उनको लगा कि नहीं यार ये व्यक्ति जो है वो एक यूनिक है। बहुत मेहनत किया मैंने। तो जब मैं स्टार्टिंग में गया था तो मुमरा में एक बुरहानी हॉस्पिटल था, वहाँ गया। वहाँ से फिर मैं चौबल हॉस्पिटल कलवा गया। तो कलवा में जब इंटरव्यू मैंने दिया तो मेरे इंटरव्यू से वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने ये कहा कि आप मेरे स्टाफ को बीओएमएस नहीं बताएंगे, मेरे स्टाफ को एमबीबीएस बताएंगे, क्योंकि आपका नॉलेज एमबीबीएस लेवल का है। क्योंकि आपका जो नॉलेज है मैं देख रहा हूँ वो एमबीबीएस लेवल का, लेकिन आप बीओएमएस है।
लेकिन आप मेरे स्टाफ को बीओएमएस ना बताते हुए एमबीबीएस बताएंगे। मुझे हालांकि ये अच्छा नहीं लगा कि यार मैं बीओएमएस हूँ और मैं इनको बताऊं एमबीबीएस, और इनके स्टाफ में भी मैं एमबीबीएस बताऊं। लेकिन ये फर्क मैंने देखा इंडिया में, मैंने ये फर्क देखा कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स है वो अदर पैथी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत करने के बाद वहां पर मैंने दिखाया, और हर डिपार्टमेंट में, गायनिक में, ऑर्थो में, जनरल में, स्किन में, हर जगह मैंने प्रैक्टिकली बहुत मेहनत किया। और आज मेरे पास जो कॉन्फिडेंस है, आज मेरा स्पॉट डायग्नोसिस है। अगर आप कोई बोले तो मैं स्पॉट डायग्नोसिस कर लेता हूँ, नाड़ी पकड़ के बहुत कुछ बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करके बहुत कुछ बता ना, एक डायग्नोसिस जो होता है मैं बता देता हूँ। तो मैंने इतनी मेहनत का इनको बताया कि नहीं यार, प्रैक्टिकली अगर मेहनत किया जाए तो एमबीबीएस, यूनानी, होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक में कोई फर्क नहीं है, ये इंसान की अपनी नॉलेज के ऊपर है। तो ये मेरा बॉम्बे का सफर था और बहुत प्रैक्टिकली सफर था। वहां पर बहुत कुछ सीखने को मिला, जिंदगी से सामना हुआ मेरा, और ये पता चला कि नहीं, एलोपैथी और अदर पैथी में बहुत फर्क है। ये लोग फर्क महसूस करवाते हैं, हालांकि देखा जाए अगर अपने आप में नॉलेज है तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज मेक्स परफेक्ट। तो मैंने ज्यादातर प्रैक्टिकली लाइफ जीने का जो है प्रयास किया। फिर वहां पर मैं कलवा से बांद्रा शिफ्ट किया, बहुत अच्छे एरिया में। बांद्रा में जो है वो शिवम नर्सिंग होम में मैंने काम किया। शिवम नर्सिंग होम से मैं जुहू, जहाँ पर अमिताभ बच्चन जी का जलसा है, उसके पास में एक सनफ्लावर हॉस्पिटल था, वहाँ पर मैंने नाइट ड्यूटीज किया। मैंने मेरी इंग्लिश फ्लुएंट किया वहाँ पर, क्योंकि बेसिकली इन फील्ड में इंग्लिश फ्लुएंट होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा मीडियम हिंदी में रहा था, तो इंग्लिश की भी दिक्कत जाती थी, टॉकिंग की दिक्कत जाती थी। तो मैंने वहाँ पर इंग्लिश भी फ्लुएंट किया, बहुत मेहनत किया। और सनफ्लावर ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर बहुत ही वीआईपी और बहुत ही कॉर्पोरेट लेवल के जो है वहाँ पर लोग आते थे, और वहाँ मैंने कम से कम 3 साल मैंने वर्क किया, बहुत अच्छे से वर्क किया। उन लोगों ने ये शिनाख्त भी नहीं कर पाए कि मैं बीयूएमएस हूँ। वो लोग यही जानते थे, यही समझते थे कि मैं एमबीबीएस हूँ। बल्कि क्या है, जो बड़े डॉक्टर्स आते थे वो खुद कहते थे कि अरे यार, वो डॉक्टर साहब को बोला, उनसे जो है वो थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से मैंने वहाँ पर जो है अपना रखरखाव रखा। अल्लाह का एहसान है, ऊपर वाले का एहसान है। और फिर मैं जो है अपनी क्लिनिक भी मैंने वहाँ पर किया। क्लिनिक में मैं एक टाइम पे 70 पेशेंट दिखता था वहाँ पर। महाराष्ट्र नगर बांद्रा में बहुत अच्छा क्लिनिक था, मेरा खुद का था, मैंने उसको परचेज किया था वहाँ पर। तो 70 पेशेंट में देखता था। और लेकिन उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट ये आया मेरा लाइफ में कि अब कैसा है कि मेरे माँ बाप यहाँ थे। मैं चाह रहा था कि मेरे माता पिता को मैं बॉम्बे लेके जाऊँ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थे। बोले नहीं, हम बुरहानपुर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि क्या है कि हम यहीं पर हैं, अब नए सिरे से फिर अब इस उम्र में वहाँ जाएंगे तो ठीक नहीं है। बुरहानपुर हम नहीं छोड़ेंगे, बेटा आप तरक्की करो। लेकिन मेरा एक ये था कि मेरा ऐसा मानना है कि पुत्र को कभी भी माँ बाप को नहीं छोड़ना चाहिए, और मैंने कभी भी मेरे माँ बाप से हटके नहीं किया। मैं वहाँ पर एक्चुअली में जो कुछ भी आमदनी भी और कमाता भी था, तो मेरे डायरेक्ट जो है ना, मैं मम्मी के पास रख देता था, मेरी मदर के पास रख देता था। मम्मी आप कीजिए, वो भी बड़ी खुश हो जाती थी। मैं मेरे पास कुछ भी नहीं रखता था, बस मेरा जो खर्चा होता था उसके लिए मैं निकाल लेता था, बड़ी खुश रहती थी वो। बेटा फिर अब क्या, एक टर्निंग पॉइंट आएगा, बेटा शादी कर लो। तो सन 2010 में मैंने मैरिज किया। मैरिज करने के लिए जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे वाइफ भी ऊपर वाले ने अच्छी थी, वो एम फार्मा है, और हर तरीके से जो है वो वाइफ ने भी कोऑपरेट किया। वो भी संघर्ष, उसने भी संघर्ष किया। उसके बाद में आज वो टीसेक कॉलेज में प्रोफेसर है। तो अब ये हुआ कि कहाँ रहना, लाइफ सेटल कहाँ करना मैरिज के बाद। तो लाइफ सेटल करने के लिए ये हुआ कि बॉम्बे सेटल करना है या बुरहानपुर सेटल करना है। तो मैंने ये कहा भाई ठीक है, बॉम्बे ना करते हुए एक नज़दीक में इंदौर सेटल करते हैं। तो फिर मैंने इंदौर शिफ्ट किया परिवार सहित। इंदौर में 4 साल रहा, लेकिन मैं इस दौरान मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब रही और वो थोड़ा सा सीरियस भी होते जा रही थी। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, इस उम्र में माँ बाप को छोड़कर बाहर रहना ठीक नहीं। तो मैंने कमबैक किया, बुरहानपुर में वापस आया और माँ बाप के साथ रहा। मैंने कहा जो कुछ भी है, जैसा भी है, बुरहानपुर में अपन यहीं पर काम करेंगे, क्लिनिक करेंगे, समाज सेवा करेंगे। तो यहाँ पर जो है टीसेक में जो है मेरी मिसेस को मैंने वो उस टाइम जो है आपके वीरेन ठाकुर जिंदा थे, उनसे मैंने बात किया। तो उन्होंने बोला नहीं ठीक है, इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मेरे मिसेस का वहाँ पर हुआ, तब से वो अभी तक वहाँ पर हैं और लाइफ चल रही है। मेरी लाइफ में मैंने ये देखा है कि मतलब
मुझे ये है कि कुछ करना चाहिए, यूनिक करना चाहिए। नॉर्मल जिंदगी मुझे पसंद नहीं। फिर मैं एक राष्ट्रीय लेवल का एनजीओ है मैक्सविन ह्यूमन केयर फाउंडेशन, इसकी एक शाख मैं लेकर आया और इसका जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है। बॉम्बे में मेरी पहचान थी तो उसके ज़रिए मैंने कहा यार इसके काम बहुत अच्छे हैं, नेशनल लेवल के हैं। तो वो एनजीओ मैं बुरहानपुर में आज से 4 साल पहले कोविड के बाद लेकर आया। बड़ी अच्छी हमारी यूनिट है और बहुत अच्छा हम समाज सेवा बहुत अच्छा जो है वो वर्क कर रहे हैं और बेसिकली हम एजुकेशन और हेल्थ पर वर्क कर रहे हैं। तो मेरा हमेशा ये रहा है कि एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, हेल्थ को बढ़ावा देना चाहिए। हमेशा मैंने इस पे काम किया है। तो एजुकेशन में मेरे फादर प्रोफेसर थे, तो एजुकेशन में हम लोगों ने क्या है कि खंडवा में हाजरा मेमोरियल कॉलेज एक खोला, वो हमारा ही था, हमारे बहनोई हैं और उनसे मिलकर हम लोगों ने कॉलेज खोला। आज वहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, डीएड और बीएससी नर्सिंग ये कोर्सेज चल रहे हैं और हम अपने कम्युनिटी के लोग और अदर कम्युनिटी के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जो एजुकेशन में हमने ये काम किया, हेल्थ में एनजीओ के माध्यम से हम कैंप लगाते रहते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप फ्री लगाते हैं। और मेरे पास अभी भी कोई एनजीओ के माध्यम से जब आता है कि मुझे जो है वो मदद की जरूरत है, गुहार लगाता है, तो अभी भी हम लोग उनको फ्री मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ पे मोटिवेट भी करते हैं कि हेल्थ पर जो है वो ध्यान देना चाहिए। देखिए जीवन में रोटी कपड़ा और मकान ये बेस है, बेसिकली चीज है। मेरा मानना है कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा भी जोड़ देना चाहिए। शिक्षा नितांत आवश्यक है। तो बच्चों को क्या है कि एजुकेशन का माहौल घर में भी पैदा होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमारा बच्चा हमारे सामने जब ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो हमें एजुकेशन के बारे में तो उसको बोलना ही चाहिए कि एजुकेशन लेना है, इल्म लेना है। और इस्लाम में भी आया है कि इल्म हासिल करो, लेकिन इल्म के साथ साथ अमल करो। इल्म हासिल करो और अमल भी करो तो ज्यादा बेहतर है। और मैं ये कोशिश करता हूं कि बच्चों को हेल्थ के बारे में भी मोटिवेट करते रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम लोग देखते हैं कि बच्चे जैसे ही जो है किशोरावस्था में आते हैं तो वो सिगरेट पीने लग जाते हैं, बीड़ी पीने लग जाते हैं, शराब नोशी करने लग जाते हैं। तो ये चीज क्या है कि इसके बारे में कोई ये नहीं बताता है कि यार ये जो है, जैसे घर से ये एक्चुअली मोटिवेशन होना चाहिए कि बेटा ये सब बहुत बुरी चीजें हैं और यह बच्चों को आप जो है वो वॉच करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वॉच करेंगे तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि क्योंकि उम्र का तकाजा भी होता है, बच्चे बहकते हैं, तो हमें ये मोटिवेशन हमेशा करते रहना चाहिए कि बेटा हेल्थ इज वेल्थ। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। धन गया तो आ जाएगा, लेकिन हेल्थ गई तो कभी वापस नहीं आएगी। तो आगे क्या है, देखिए इंसान की जिंदगी बहुत बड़ी नहीं है, 70, 75 या 80 साल जीता है। 50 साल तक वो हेल्थ उसकी अच्छी रहती है, लेकिन 50 के बाद वो उसमें हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यू बनना चालू हो जाता है। तो हम अगर बच्चों को ये बोलें कि नहीं ये खाइए, ये पीजिए, इस तरीके से एक्सरसाइज करिए, इस तरीके से अपना जो है वो जीवन यापन करिए, ये चीज बुरी है, ये चीज बुरी है, नशा नहीं करना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो अगर वो बच्चे उसको ध्यान रखते हुए अपने को आगे बढ़ाएंगे और या अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे ना, तो वो जो आने वाली बीमारियां बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें जो होती हैं, बीमारियां जो होती है, अब मैं मेडिकल साइंस का हूं तो इस तरीके से मैं डॉक्टरी लैंग्वेज में बात करूंगा, जो आने वाली चीजें जैसे डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, ये सब खान पान से होती है। ये जीनोटाइप तो होती है, लेकिन बहुत कुछ खान पान से, अपने रख रखाव से होती है। तो अगर हम जो है बच्चों को मोटिवेट करें कि नहीं जो है ये चीज जो है ठीक नहीं है, ये आगे जाके आपको जो है दिक्कत देगी, आगे जाके दिक्कत देगी, तो अगर इस पे जो है वो ध्यान दिया जाए तो आगे हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि बीमारी और मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम बहुत कुछ इसको जो है कवर कर सकते हैं, जागरूक करके, लोगों को, अपने बच्चों को जागरूक करके, अपनी कम्युनिटी को जागरूक करके, आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करके। और मैं समझता हूँ ऐसे जागरूकता के जो है प्रोग्राम करवाते रहना चाहिए। मैं मेरे एनजीओ की तरफ से करवाता हूँ, अक्सर कर जो है कभी कभी ऐसे प्रोग्राम करवाता हूँ जिसमें जो है एक हेल्थ के ऊपर या जो है वो सब्जेक्ट वो करके और किसी एक्सपर्ट को बुला के उस पर लेक्चर देना, तो बहुत से लोग उससे लाभान्वित होते हैं और बहुत उसका वो लाभ उठाते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस मंच का, लीड लैब्स का, कि यहाँ पर मुझे इस लायक समझा, बुलाया इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच के बारे में मैं ये कहूँगा कि
ये प्लेटफॉर्म बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बुरहानपुर में जितने भी शख्सियत है, योग्य है, मैं तो उस लायक नहीं हूँ, मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मैसेज देने का, और आपकी जो शख्सियत है उसको लोगों तक पहुंचाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो टीम काम कर रही है, बहुत अच्छे से टीम काम कर रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।